हेलो एवरीवन। तो हमने अभी तक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ लिया। मीन्स किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आप नेमिंग कर सकते हो। फिर इसके बाद हमने आइसोमेरिज्म पढ़ लिया। मीन्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन कौन से आइसोमर्स शो करेंगे ये आप बता सकते हो। अब हम नेक्स्ट सेगमेंट के पास में आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिखते कैसे होंगे। मीन्स इनका ज्योमेट्री कैसा होता होगा। मीन्स अगर मैं 3D में अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को देखूं तो इनका शेप कैसा होता होगा। जैसा कि हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है, कुछ मॉलिक्यूल स्क्वायर पिरामिडल होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल प्लेनर होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल होते हैं। तो कुछ वैसा ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, राइट। मीन्स ओवरऑल हमें बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ना है। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि सबसे पहले साइंटिस्ट थे वर्नर। वर्नर ने पहली बार कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बॉन्डिंग स्टडी किया था, राइट। लेकिन वो बहुत ही बेसिक लेवल पे था। तो नेक्स्ट थियरी आया वैलेंस बॉन्ड थियरी। मीन्स इसको शॉर्ट में अपन VBD बोलते हैं। वैलेंस बॉन्ड थियरी आपने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा होगा, वहाँ पे ठीक है, अपन रहने देते हैं। अब वैलेंस बॉन्ड थियरी जो हम पढ़ने वाले हैं ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए पढ़ने वाले हैं। तो यार वैलेंस बॉन्ड थियरी क्या बोलता है कि वैलेंस बॉन्ड थियरी के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं। ये बोलता है कि लिगेंड्स जो भी हैं, लिगेंड्स सेंट्रल मेटल को लोन पेयर डोनेट करेंगे तब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होगा। बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है कि यार लिगेंड्स क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल को लोन पेयर डोनेट करेंगे तब जाके बॉन्ड फॉर्म होगा। कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा तो आपको दिख रहा होगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा। क्लियर है। अब ये जो सेंट्रल मेटल है इसे लिगेंड से लोन पेयर एक्सेप्ट करना है। लेकिन होता क्या है, लोन पेयर एक्सेप्ट करने से पहले इस सेंट्रल मेटल, जनरली आप देखेंगे तो सेंट्रल मेटल डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, प्लैटिनम, जिंक। जनरली, फिर मैं बोल रहा हूँ हमेशा नहीं, जनरली ये सेंट्रल मेटल डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। तो ये जनरली डी ऑर्बिटल में, जनरली डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। वैसे बहुत सारे केसेस में एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल में भी करते हैं ऑफ कोर्स। तो जैसे अगर मैं बात करूं कि ये कुछ इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा और इस वैकेंट ऑर्बिटल में, जैसे बहुत सारे वैकेंट ऑर्बिटल हैं, वैकेंट ऑर्बिटल में लोन पेयर एक्सेप्ट करेंगे। तो होता क्या है, ये लोन पेयर एक्सेप्ट करने से पहले इनका जो वैकेंट ऑर्बिटल है, इन वैकेंट ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग होता है। इंटरमिक्सिंग वर्ड सुन के आपको शायद कुछ याद आया होगा, हाइब्रिडाइजेशन। हमने पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में कि वहाँ भी बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग होता था और इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन बोलते थे। यहाँ भी कुछ वैसा ही होता है। जो भी सेंट्रल मेटल के ऑर्बिटल हैं, लोन पेयर एक्सेप्ट करने से पहले इनके ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग होगा। इंटरमिक्सिंग मीन्स प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। फिर हाइब्रिडाइजेशन से क्या होगा, सारे ऑर्बिटल का एनर्जी इक्वल हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या होगा, जो भी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे सबका एनर्जी इक्वल हो जाएगा और इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में ये लोन पेयर एक्सेप्ट करेंगे। आई होप यहाँ तक स्टोरी बहुत ही सिंपल होगा और क्लियर भी होगा। क्लियर है। तो चलिए एक लाइन लिखिए, फिर अपन VBD पे आएंगे और रीडर से जस्ट ये लाइन नोट करें आप। लिखिए कि अकॉर्डिंग टू VBD, अकॉर्डिंग टू VBD complex compounder, according to VBD, according to VBD complex compounds are formed, according to VBD complex compounds are formed when ligands
donate its lone pair when ligands donate its lone pair into vacant orbital of central metal, into vacant orbital of central metal. हो गया? इसी में कंटिन्यू करें कि बट बिफोर दिस orbital of central metal, but before this orbitals of central metal undergo intermixing and equalize their energy, but before this orbitals of central metal undergo intermixing and equalize their energy, known as hybridization. क्लियर है? इसके आगे कंटिन्यू करें कि टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक मोमेंट, types of hybridization, magnetic moment, geometry of complex compound, types of hybridization, magnetic moment शायद आपको पता होगा स्क्वायर रूट n इंटू n प्लस 2 पढ़ेंगे अपन वैसे। तो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक मोमेंट, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एंड ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज डिसाइडेड बाय nature of ligand, is decided by nature of ligands. अभी नेचर ऑफ लिगेंड का मतलब क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इसके आगे एक लाइन लिखें कि when ligands are arranged in increasing order of their splitting power, when ligands are arranged in increasing order of their splitting power, then they form a series known as spectrochemical series. तो मैंने ये लाइन लिखा है कि when ligands are arranged in increasing order of their splitting power, then they form a series known as spectrochemical series. अब ये splitting power क्या होता है ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जब मैं इसके बाद नेक्स्ट थियरी पढ़ाऊंगा। वैलेंस बॉन्ड थियरी के बाद एक थियरी हमें और पढ़ना है, क्रिस्टल फील्ड थियरी। वहाँ पे आपको स्प्लिटिंग वर्ड क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए मैं आपको देसी में समझाऊंगा कि स्प्लिटिंग का मतलब क्या है, अपने को समझना गया। तो मैंने भी सिर्फ ये लाइन बोला कि when ligands are arranged in increasing order of their splitting power, then they form a series known as spectrochemical series. मतलब कोई लिगेंड है और अगर वो डी ऑर्बिटल को ये स्प्लिट करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, पढ़ना है अपने को क्रिस्टल फील्ड थियरी में। यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थियरी में नहीं पढ़ना है। लेकिन अगर मान लो बहुत ज़्यादा स्प्लिट कर रहा है ऑर्बिटल को, अब ऑर्बिटल को स्प्लिट करने का मतलब क्या है ये फिर से बोल रहा हूँ, मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक, वो मैं क्रिस्टल फील्ड थियरी में एक्सप्लेन करूँगा। तो कोई लिगेंड है अगर वो ऑर्बिटल को बहुत ज़्यादा स्प्लिट कर रहा है तो वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे टॉप पे होगा। अगर वो बहुत कम स्प्लिट कर रहा है मीन्स उसका स्प्लिटिंग पावर बहुत कम है। अब ये स्प्लिट क्यों करता है
फिर से बोल रहा हूँ, अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्लियर है? अभी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, अभी थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, ठीक ना? तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिख देता हूँ यहाँ पे, सबसे स्मॉलेस्ट स्प्रेडिंग आई माइनस में होता है, फिर बी आर माइनस, फिर एस सी एन माइनस थायोसाइनेट, सी एन माइनस H2 माइनस सल्फाइड आयन, फिर फ्लोराइड आयन OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन, फिर ATOH CH3 COO माइनस, और नेक्स्ट ऑक्जेलेट भी C2O4 माइनस। दोनों का स्प्लिटिंग पावर ऑलमोस्ट सेम है। फिर वाटर H2O NCS माइनस, ये हो गया। फिर इसके बाद EtTA4 माइनस, NH3 पाइरिडीन, फिर इथिलीन डाइएमीन, फिर इसके बाद डाइपैरिडीन, NO2 माइनस, CN माइनस, फिर CO। ये सीरीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? मतलब एनसीईआरटी में भी है ये सीरीज, तो आपको ये ऑर्डर लर्न करना है। फिर से बोल रहा हूँ, जैसे मैंने बोला था कि लिगेंड्स का नेम अगर आप लर्न कर ले रहे हो तो फिर आपके लिए पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इजी होगा। IUPAC आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, बस 2-3 रूल्स है पढ़ना पड़ेगा। आइसोमेरिज्म भी आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको फिर से बोल रहा हूँ, अगर लिगेंड्स सारे याद है, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, एम्बीडेंटेड, फ्लेक्सीडेंटेड, और नेम भी याद है उनके, फिर से बहुत इजी हो जाएगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। वैसे अगर आपको ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं इसे, ये आप लर्न कर लो, फिर बहुत इजी हो जाएगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। मतलब ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फाइंड करना बहुत सिंपल हो जाएगा। एक काम करें, अगर आपने लिख लिया है तो वीडियो पॉज करें और 4 टाइम्स मिनिमम अब जस्ट I माइनस, BR माइनस, SCN माइनस, CA माइनस, H2 माइनस 4 टाइम्स पढ़ें, ठीक? यूजुअली अपन क्लास में होते हैं तो फिर वहाँ पे तो पॉज करके, क्लास ही पॉज करके और सबको लर्न करवाते हैं। तो ट्राई करें, आप घर पे हैं तो वीडियो पॉज करके लर्न करें, ठीक ना? इसे बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक? तो ये सब नीचे वाले बहुत ज़्यादा सबसे स्ट्रॉन्ग कार्बन मोनोऑक्साइड है, फिर C माइनस, फिर NO2 माइनस, तो ये सब इनको, ये जो दिख रहे हैं इनको अपन बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। मतलब इनमें स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा होगा। ये वाला आपकी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये रिलेटिवली वीक है। यहाँ से ये वाले में ये सब वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड मतलब कि जो बहुत कम स्प्लिटिंग करेंगे, ये भी वीक फील्ड लिगेंड। आप ऐसे भी समझ सकते हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मतलब जो सेंट्रल मेटल के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करेगा। फिर से बोल रहा हूँ, जो सेंट्रल मेटल के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करेगा। मतलब मान लीजिए मेटल है और यहाँ पे लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो फिर बोलते हैं कॉम्प्लेक्स स्टेबल है। ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, आप ऐसे भी सोच सकते हो। अगर ये बॉन्ड वीक है
तो फिर आप बोलोगे वीक फील्ड लिगेंड है। तो जनरल फिर से बोलो, अगर मैं जनरल बात करूं, जनरल अगर बोलूं तो अगर कहीं कार्बन डोनर है, कार्बन के बाद नाइट्रोजन डोनर है, ऑक्सीजन डोनर है और हैलोजन डोनर है। अगर मैं बोलूं कि हैलोजन डोनर है, इनमें से सबसे ज़्यादा कौन डोनेट करेगा? आपको पता है लिगेंड लेविस बेस होते हैं क्योंकि वो लोन पेयर डोनेट करते हैं। इनमें से सबसे इजीली कौन डोनेट करेगा? आपको पता है सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन फॉर्म करेगा डोनेट करके? लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डोनेट्स मोर। कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन में आपको पता है कार्बन का बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ज़्यादा डोनेट करेगा। तो कार्बन डोनर अगर कभी कंफ्यूजन हो तो इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर बाद में फ्लोरीन आएगा। क्लियर है? तो कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, लास्ट में हैलोजन आएगा। क्लियर है? तो इनमें भी कार्बन नाइट्रोजन वाले यूजुअली बोल रहा हूँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। ऐसे मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ऑक्सीजन डोनर और हैलोजन डोनर, मतलब ये हो गया वीक फील्ड लिगेंड्स। क्लियर है क्या? तो जैसे अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो जाए, जैसे मान लो कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन का तो कुछ डाउट नहीं आ रहा होगा। 2p से ओवरलैपिंग होगा, लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करेगा। फ्लोरीन एंड क्लोरीन में कौन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करेगा? हमने पढ़ा है फ्लोरीन जब डोनेट करेगा तो 2p से डोनेट करेगा, क्लोरीन 3p से। तो 2p वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा या 3p वाला? 2p वाला। तो फ्लोरीन क्लोरीन में फ्लोरीन वाला स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करेगा। क्लोरीन एंड ब्रोमीन में क्लोरीन ज़्यादा डोनेट करेगा, 3p से डोनेट करेगा। ब्रोमीन आयोडीन में ये ब्रोमीन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करेगा। मैं ये जनरलाइज करें, कार्बन डोनर, फिर नाइट्रोजन डोनर, फिर ऑक्सीजन, लास्ट में हैलोजन डोनर आते हैं। अब यहाँ भी देख सकते हैं कार्बन डोनर है, कार्बन डोनर है, नाइट्रोजन डोनर, नाइट्रोजन डोनर, नाइट्रोजन डोनर, फिर इधर ये ऑलमोस्ट ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन डोनर, ऑक्सीजन डोनर, ऑन एन एवरेज ऑक्सीजन डोनर, ऑक्सीजन डोनर, ऑक्सीजन डोनर, ये देखिए लास्ट में हैलोजन डोनर लास्ट में है। क्लियर है क्या? कह रहे हैं अमोनिया के बाद यूजुअली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, इधर वीक है। फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ से स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से वीक है, ऐसा जनरल में बोल रहा हूँ। मतलब 99% केसेस में मैंने देखा है कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग है, इसके बाद वीक है। मैं कुछ लास्ट में, इस चैप्टर के लास्ट में कुछ एग्जांपल लूँगा जिसमें हो सकता है अमोनिया कुछ केसेस में वीक भी हो सकता है, क्योंकि ये तो ऑर्डर है ना, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सबसे स्ट्रॉन्ग ये होगा, ये ऑलवेज स्ट्रॉन्ग होगा, ये ऑलवेज वीक होगा। लेकिन ये मिडल में आ रहा है, तो अपन ने रफ आइडिया दे दिया कि अमोनिया के बाद स्ट्रॉन्ग, इधर वाले वीक। क्लियर है क्या? आई होप आपने लिख लिया होगा और 4 टाइम्स पढ़ लिया होगा। ये याद कैसे करेंगे, इसके लिए की पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ। आयोडाइड आयन है, ब्रोमाइड आयन है और ये थायोसाइनेट है। तो इसके लिए मैंने क्या बनाया कि इंस्पेक्टर बेटा था। इंस्पेक्टर क्या था? बेटा था। मतलब किसी का मान लो कि बेटा इंस्पेक्टर है, तो उसमें मैं लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ इंस्पेक्टर बेटा था। इंस्पेक्टर मतलब I माइनस, बेटा मतलब ब्रोमाइड आयन Br माइनस, था मीन्स थायोसाइनेट, थायोसाइनेट है। तो इंस्पेक्टर बेटा था, मतलब कलेक्टर साली। मतलब मान लीजिए कि किसी का बेटा इंस्पेक्टर है और साली कलेक्टर है, फिर क्या होगा? हद हो जाएगा यार, बेटा इंस्पेक्टर, साली कलेक्टर, अपना ही ज़माना होगा फिर तो इंस्पेक्टर बेटा था, कलेक्टर वो वाले कलेक्टर, तो कलेक्टर साली। ठीक, तो कलेक्टर मतलब Cl माइनस,
और साली मतलब सल्फाइड आयन S2-। फिर क्या होगा? तो यार अगर किसी की साली कलेक्टर है, बेटा इंस्पेक्टर है, तब तो हद हो जाएगा। तो इंस्पेक्टर बेटा था, कलेक्टर साली, फिर हद हुई, मतलब फिर F माइनस हद। अब ये समझते हो ना हद क्या होता है? हद कर दिया आपने, वैसे वाले हद हुई, फिर हद हुई। हद मतलब हाइड्रोक्साइड आयन, तो फिर मतलब क्लोराइड आयन, हद मतलब हाइड्रोक्साइड आयन। अब हद क्या हुई? अब बेटा इंस्पेक्टर है, कलेक्टर साली है, तो इन्होंने क्या किया? इतना हद किया, मतलब दारू समझते हो, इथेनॉल को दारू बोलते हैं, ठीक? इथेनॉल को दारू मतलब समझ जाओ, दारू मैं दारू लिख देता हूँ, मतलब जब भी दारू बोलूँ मतलब कि इथेनॉल, ठीक? इंस्पेक्टर बेटा था, कलेक्टर साली, फिर हद हुई, दारू ऐसे, ऐसे मतलब एसीटेट आयन, ऐसे उड़ाई, मतलब मान लो कोई अगर फंक्शन था तो अब कोई टेंशन था ही नहीं, तो उन्होंने दारू ऐसे उड़ाई, उड़ाई मतलब ऑक्जेलेट, दारू ऐसे उड़ाई, पानी नहीं मिलाई, मतलब दारू में पूरे लोग पानी मिला के पीते हैं और उड़ाते हैं, तो ये भाई साहब क्या किए कि पानी मिलाया ही नहीं, तो दारू ऐसे उड़ाई, पानी, वाटर मतलब पानी, तो पानी वाटर नहीं मिलाई, नहीं मिलाई मतलब थोड़ा सा समझ जाओ कि नहीं मतलब NCS माइनस। आई होप यहाँ तक तो आपको याद हो जाएगा। इंस्पेक्टर बेटा था, मतलब आयोडाइड आयन, ब्रोमाइड आयन, थायोसाइनाइड, कलेक्टर मतलब Cl माइनस, और साली मतलब सल्फाइड आयन, फिर हद हुई F माइनस, हद मतलब हाइड्रोक्साइड आयन, दारू मतलब इथेनॉल ETOH, ऐसे मतलब एसिडेट आयन, उड़ाई मतलब ऑक्जेलेट आयन C2O4 माइनस, पानी नहीं मिलाई तो पानी H2O नहीं मिलाई मतलब NCS माइनस। अब क्या हुआ? पानी नहीं मिलाई तो जो घर में मम्मी थी, अम्मी, अब उनकी बारी आती है, EDTA4 माइनस। उन दिनों मतलब EDTA4 माइनस, उन दिनों सबको याद आ जाएगा EDTA4 माइनस, जब ये भाई साहब दारू उड़ा रहे थे बिना पानी के, उन दिनों ये NH3 अमाइन है, तो अम्मी, उन दिनों अम्मी, सही ना? हाँ, अम्मी अमाइन प्यार से, पहले तो समझाएंगे, प्यार से मतलब ये साइलेंट है, प्यार से इतना, इतना मतलब इथिलीन डाइअमाइड से इतना डाटी, डाटी मतलब डाइपायरिडिन, तो उन दिनों अम्मी प्यार से इतना डांटी। अब प्यार से कोई डांटेगा तो कोई सुनेगा क्या? नहीं। तो उन दिनों अम्मी प्यार से इतना डांटी, नहीं सुना कोई, कोई नहीं सुनेगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं मतलब NO2 माइनस, सुना, नहीं सुना कोई, KY कोई, तो ये हो गया NO2 माइनस, Cl माइनस, Cu, कोई से को हो गया। तो चलिए एक बार जल्दी से फिर से रीड करिए, आपको याद हो जाना चाहिए। अगर आपने स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा तो याद करना बहुत ईजी होगा। इंस्पेक्टर बेटा था, कलेक्टर साली, फिर हद हुई, दारू ऐसे उड़ाई, पानी नहीं मिलाई, उन दिनों अम्मी प्यार से इतना डांटी, नहीं सुना कोई। तो आई होप याद रहेगा आपको ये, राइट? नोट कर ली जल्दी से।
इरेज कर लो। हेडिंग दीजिए, पोस्टुलेट्स ऑफ विविडी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पोस्टुलेट्स। हेडिंग दीजिए, चलिए इसमें पोस्टुलेट्स ऑफ विविडी में फर्स्ट पोस्टुलेट्स लिखिए। अब इसमें फर्स्ट पोस्टुलेट्स अकॉर्डिंग टू विविडी, फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है विविडी? फर्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू विविडी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड SFL, strong field ligand SFL can change the configuration of strong field ligand can change the configuration of central metal atom or ion, can change the configuration of central metal atom or ion and form possible paired or unpaired orbital, and form possible paired orbital, अच्छा वैसे लो, paired orbital from unpaired orbital, ऐसे लो, can change the configuration of central metal or ion and form possible paired orbital from unpaired orbital. सेकेंड पॉइंट, अभी ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है, यूज कैसे करना है अभी समझाऊंगा मैं। सेकेंड पॉइंट लिखिए कि वीक फील्ड लिगेंड WFL, वीक फील्ड लिगेंड cannot change the configuration of weak field ligand cannot change the configuration of central metal atom or ion, central metal atom or ion. Weak field ligand cannot change the configuration of central metal atom or ion. थर्ड पॉइंट आप सबको पता है, अगर कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होगा, कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर कॉम्प्लेक्स डायामैग्नेटिक होगा। क्लियर है? तो चलिए लिखिए थर्ड पॉइंट की, इफ अ कॉम्प्लेक्स हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, if a complex has unpaired electron then it is paramagnetic. If a complex has unpaired electron then it is paramagnetic, and if complex has no unpaired electron and if complex has no unpaired electron it is diamagnetic. तो if complex has no unpaired electron it is diamagnetic. और इसमें आपको एक चीज पता होगा, मैग्नेटिक मोमेंट, इक्वल्स टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n+2 बोर मैग्नेटॉन, where n क्या होता है, where n equals to number of unpaired electron. तो magnetic moment is square root of n into n+2 bohr magneton, where n is number of unpaired electron. नोट कर लीजिए।
तो ये बेसिकली पॉस्टलेट्स थे, मतलब पॉस्टलेट्स का बहुत ही सिंपल से पॉस्टलेट्स हैं यार कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो वो कन्फिग्रेशन चेंज कर सकता है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर वीक फील्ड लिगेंड है फिर ये कन्फिग्रेशन चेंज नहीं करेगा, राइट। थर्ड पॉइंट तो सबको पता है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक। क्लियर है। चलिए अगर टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ लिगेंड्स पे भी। तो चलिए मैं यहाँ पे लिगेंड्स लिखता हूँ। मान लीजिए नंबर ऑफ लिगेंड्स 2 है, ठीक। तो हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है मेटल से 2 लिगेंड्स अटैच्ड हैं। अच्छा मैं यहाँ पे एक ज्योमेट्री का कॉलम बना लेता हूँ। मेटल है, यहाँ से 2 लिगेंड्स अटैच्ड हैं, राइट। तो फिर ये हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा, राइट। एंड ज्योमेट्री विल बी लीनियर, तो इसे अपन लीनियर ज्योमेट्री बोलेंगे। कहीं भी अगर सेंट्रल मेटल से 2 लिगेंड्स अटैच्ड दिख रहे हैं, आंख बंद करके बोलिए हाइब्रिडाइजेशन sp है और ज्योमेट्री लीनियर है। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन में तो आपको कहीं डाउट आने वाला है ही नहीं। अगर नंबर ऑफ लिगेंड्स 3 हो गया तो 3 में हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज sp2 रहेगा, कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। और ज्योमेट्री विल बी मेटल से जस्ट 3 लिगेंड्स अटैच्ड हैं। सबको पता होगा इस ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं, तो इसे बोलने वाले हैं अपन ट्राइगोनल प्लेनर। क्लियर है। फोर्थ, अगर नंबर ऑफ लिगेंड्स 4 हो गया, इस केस में थोड़ा सा लोचा होगा, आपको 2 ज्योमेट्री मिल सकते हैं। एक तो हो सकता है यहाँ पे 4 में, एक तो नॉन एज यूजुअल sp3 जो हमने पढ़ा है, एक न्यू टाइप का यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आएगा, इसे बोलते हैं dsp2। ठीक, यहाँ पे ध्यान रखें वैसे d ऑर्बिटल 5 होते हैं, लेकिन इसमें जो d ऑर्बिटल यूज होता है मैं आपको बता दूं कि इसमें dx2y2 यूज होता है। याद रखें आप, dsp2 में कौन सा d ऑर्बिटल यूज होता है, तो dx2y2। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो फिर ज्योमेट्री, चलो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, मेटल सिर्फ 4 लिगेंड्स अटैच्ड रहेंगे। और इस ज्योमेट्री का नेम तो बच्चा बच्चा जानता है यार, नेम क्या है इसका, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। क्लियर। लेकिन अगर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इस ज्योमेट्री का नेम होता है मेटल 4 लिगेंड्स, स्क्वायर बना दो आप। क्लियर है। तो इस ज्योमेट्री को बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में हाइब्रिडाइजेशन फिर से 2 हो सकते हैं। एक हो सकता है sp3d, राइट, और दूसरा हो सकता है dsp3। क्लियर है। तो sp3d या फिर dsp3 हो सकते हैं। अब इसमें भी ज्योमेट्री sp3d और dsp3 में ज्योमेट्री 2 हो सकते हैं। एक तो हो सकता है स्क्वायर पिरामिडल, मीन्स ये दोनों केस में एक ज्योमेट्री हो सकता है स्क्वायर पिरामिडल। मतलब स्क्वायर पिरामिडल कैसे बनाना है, तो मेटल लिगेंड्स 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 हमें 4, यहाँ से स्क्वायर बन गया और एक ऊपर लिगेंड अटैच कर दो। स्क्वायर है, स्क्वायर के ऊपर पिरामिड है, तो इस ज्योमेट्री को बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल। क्लियर है। लेकिन आप याद रखिए जब स्क्वायर पिरामिडल होगा तो यहाँ पे जो d ऑर्बिटल है ये यूज होगा dx2 y2। अगर d ऑर्बिटल dx2 y2 है, मतलब
आइदर sp3d है या dsp3 है, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर d ऑर्बिटल dx² है sp3d में तो ज्योमेट्री स्क्वायर पिरामिडल होगा। अगर dsp3 में d ऑर्बिटल dx² है तो ज्योमेट्री स्क्वायर पिरामिडल होगा। लेकिन यहीं पे अगर d ऑर्बिटल मैं यहाँ पे देता हूँ dz² है, d मतलब sp3d में d ऑर्बिटल dz² आ गया, dsp3 में d ऑर्बिटल dz² है। इस केस में ज्योमेट्री विल बी, मैं यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ, आपने जो पढ़ा है बचपन में मेटल लिगेंड्स यहाँ पे अपने 3 लिगेंड्स ट्रायंगल बना लिया, ऊपर पिरामिड नीचे पिरामिड, मतलब इसको क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल बाई पिरामिड। क्लियर है क्या? तो इस ज्योमेट्री को बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिड। तो याद रखिए, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में ऐसा नहीं कि sp3d को ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, dsp3 को स्क्वायर पिरामिडल, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे दोनों ही केस में sp3d या dsp3 ट्राइगोनल बाई पिरामिडल भी हो सकते हैं, sp3d dsp3 स्क्वायर पिरामिडल भी हो सकता है। डिपेंड किस पे करेगा? तो डिपेंड करेगा d ऑर्बिटल पे। अगर d ऑर्बिटल dz² है तो आइदर sp3d हो या dsp3 हो, ज्योमेट्री विल बी ऑलवेज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अगर d ऑर्बिटल dx² है तो हाइब्रिडाइजेशन dsp3d रहे या फिर sp3d रहे, ज्योमेट्री विल बी स्क्वायर पिरामिडल। क्लियर है? एक चीज और, यहाँ पे सिंस sp3d यहाँ पे d बाहर का यूज हो रहा है, आउटर d यूज हो रहा है, इसको बोलते हैं sp3d वाले को बोलते हैं, एक नया नेम है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। dsp3 में d अंदर का यूज हो रहा है, इनर d दिख रहा है आपको, अंदर sp3 बाहर है, तो इसे बोलते हैं dsp3 को इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो जल्दी से नोट कर लें। अब बात करते हैं नंबर ऑफ लिगेंड्स अगर 6 है। ये नंबर ऑफ लिगेंड्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ये मोर एप्रोप्रिएट वर्ड होगा नंबर ऑफ लिगेंड्स से ज़्यादा। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 1, कोऑर्डिनेशन नंबर 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 3, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ये होना चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इस केस में हाइब्रिडाइजेशन दो वैल्यू पॉसिबल है, आइदर sp3d2 हो जाए या फिर d2sp3 हो जाए। क्लियर? यहाँ पे याद रखें d ऑर्बिटल इन दोनों केस में d ऑर्बिटल यूज होगा dz² एंड dx²y²। ये दोनों d ऑर्बिटल दोनों में यूज होंगे। फिर से इस वाले का नेम d2sp3 वाले को बोल सकते हैं, d अंदर का है तो इसे बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, एंड sp3d2 को बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? यहाँ पे जो ज्योमेट्री होगा इसको बोलेंगे मेटल लिगेंड्स, यहाँ पे 4 लिगेंड्स, इसमें स्क्वायर बना लिया, ऊपर यहाँ पे एक लिगेंड्स रखो, नीचे लिगेंड्स रखो, मीन्स स्क्वायर बाई पिरामिडल हो गया, तो इसको बोलेंगे स्क्वायर बाई पिरामिडल या फिर ऑक्टाहेड्रल। तो ये बेसिकली हमें हाइब्रिडाइजेशन स्टडी करना है, ठीक है। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दे दे तो ये तो कंफर्म हो गया, हाइब्रिडाइजेशन आइदर sp3d2 होगा या d2sp3 होगा। अब इन दोनों में कौन सा होगा ये स्टडी करना है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो ही हाइब्रिडाइजेशन होंगे, कौन कौन से, sp3 या फिर dsp2। sp3 हुआ तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल
DsP2 हुआ तो ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर। अब इन दोनों में कौन सा होगा, कैसे डिसाइड करेंगे, ये हमें पढ़ना है, राइट। तो नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के प्रॉब्लम अगर आपको फास्ट करने हैं तो एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखें आप, ये जो एटॉमिक नंबर 21 से 30 वाले सारे एलिमेंट लर्न कर लें आप। मतलब कौन कौन से, स्कैंडियम 21, फिर स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम 22, वैनेडियम 23, फिर क्रोमियम 24, क्रोमियम के बाद मैंगनीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, फिर निकेल 28, कॉपर 29, जिंक 30। तो ये एलिमेंट आपको पहले तो लर्न होना चाहिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। आप चाहे तो